हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू की सीरीज़ में हम लोग जो इग्नू के बुक्स होते हैं उन्हीं के कंटेंट को डिस्कस करते हैं। आज दोस्तों हम लोग एक आप लोगों के लिए हो सकता है नया टर्म हो ये, लेकिन सोशियोलॉजी में हम लोग इसे भी पढ़ते हैं। और ये कब पढ़ते हैं? जब हम लोग अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है फैक्टोरियल इकोलॉजी। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में फैक्टोरियल इकोलॉजी क्या होता है। ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो इग्नू की बुक से है। मुझे इसको टाइप करना पड़ा और फिर जाके कंटेंट मैंने रेडी किया है बुक से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मास्टर डिग्री का होता है सोशियोलॉजी का, इग्नू का बुक, उसमें एक जो बुक है वो पढ़ाया जाता है अर्बन सोशियोलॉजी करके। और उसी में मुझे ये टॉपिक मिला फैक्टोरियल इकोलॉजी। मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा अनकॉमन सा है। आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर में फैक्टोरियल इकोलॉजी क्या होता है। यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं। एक मैंने कोलकाता सिटी का इमेज यहाँ पे मेंशन किया है। जस्ट आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि आखिर में फैक्टोरियल इकोलॉजी को कहते क्या है, आखिर में क्या होता है फैक्टोरियल इकोलॉजी कुल मिला के। तो मैं आप लोगों को मोटा मोटी यदि समझा दूँ तो ये है कि जैसे हम डिफरेंट क्लासेस के बेस पे या फैमिली पैटर्न के बेस पे अगर हम अर्बन सोसाइटी को कैटेगराइज करते हैं, इसी को हम कहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से मैंने एक दो एग्जांपल दिया, इसी को हम फैक्टोरियल इकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आखिर में इस बुक में इस टॉपिक पे क्या दिया गया है। इसे कहते हैं क्रम गुणित या फिर गुणनफल पारिस्थितिकी, जिसे कहते हैं फैक्टोरियल इकोलॉजी। क्रम गुणित पारिस्थितिकी का प्रयोग, इसका यूज जो है वो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की सहायता से, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं और इसकी सहायता से नगरीय आबादी द्वारा प्रयुक्त सामाजिक विशेषताओं को जानने के लिए किया जाता है। कि अगर मान लेते हैं कि हम कोई सिटी को अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये सिटी ऐसी है या कल्चरल है या वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है, तो ये आखिर में किस बेस पे हम मेज़र करते हैं, ये इसके कुछ कैटेगरीज होते हैं। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पे हम किसी भी शहर को आइडेंटिफाई करना और उसको कैटेगराइज करने का काम करते हैं। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण और क्रम गुणित पारिस्थितिकी के बीच भेद है, क्योंकि पुनः चयनित सामाजिक विशेषताओं जैसे कि सामाजिक स्थान से शुरू करने के बजाय एक नगर में सभी विशेषताओं को संभावित रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम देखेंगे कि एक नगर के अंदर ही हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी हमको विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर तुलना की जाती है कि आखिर में किसको किसको हम किस, जैसे कि अभी हम आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि घरों का स्ट्रक्चर देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली होंगी या लोअर क्लास फैमिली होगी या फिर अपर क्लास फैमिली होगी। तो सिर्फ घरों की बनावट को देखते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इन विशेषताओं के बीच संबंध को देखने के लिए इन सभी विशेषताओं की तुलना करता है। संयोजक विशेषताओं को कारक कहा जाता है और इन्हें विवर्णात्मक नाम दिया जाता है। एक बार विश्लेषण पूरा हो जाने पर नगर के भूमि प्रयोग पैटर्न के बारे में समग्रता से वर्णन किया जा सकता है। तो पहले हम छोटी छोटी जानकारियाँ उसके बारे में इकट्ठा करते हैं, उनके पैटर्न्स को देखते हैं और उसके बाद से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये जो थिंकर हैं या ये जो विचारक हैं, इनका नाम मेंशन है उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। R.J. जॉनस्टन ने क्रम गुणित पारिस्थितिकी का प्रयोग न्यूजीलैंड के एक नगर वानगैरे की जांच करने के लिए किया था। उन्होंने 8 सामाजिक विशेषताओं जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझते थे
को उन्होंने लिया और कंप्यूटर को वानगारे के प्रत्येक 22 जनगणना विवरण क्षेत्रों के विश्लेषण में उनका प्रयोग करने के लिए अनुदेश दिया कि ऐसा ऐसा हमको पैटर्न देखने को मिल रहा है, फिर कंप्यूटर जो है वो हमें जानकारी निकाल के देगा। उसके परिणाम दर्शाते थे कि ये नगर के कुछ क्षेत्रों में पुरुष कर्मचारियों का अधिक संकेंद्रण था, यानी कि जो मेल वर्कर थे वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे कुछ एरिया में, जो पेशेवर या फिर प्रबंधकीय व्यवसायों में लिप्त थे और जिनकी वार्षिक आय $6000 प्रति वर्ष से अधिक थे और उनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री भी थी, ऐसा भी देखने को मिला। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है कि किसी भी सिटी के कुछ क्षेत्रों में, यानी वानगेरे के कुछ क्षेत्रों में ये देखने को मिला। चूँकि ये विशेषताएं एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित थी। क्यों? क्योंकि जब लोग वेल एजुकेटेड होंगे तो उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी। ओके, जॉनस्टन ने उन्हें एक कारक के रूप में संयुक्त कर दिया और उन्हें सामाजिक आर्थिक परिस्थिति कहा। तो इन्होंने एक नाम दिया सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जिसे ये सारी बातों को कोरिलेट करके और इन्होंने ये नाम दिया था। ओके, एक अन्य निष्कर्ष 16 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के बारे में था जो अविवाहित थे तथा नगर के दूसरे रिहायशी इलाकों में किराए के मकानों में रहते थे। एक बार फिर इन चरों में संबंध इतना अधिक था कि जॉनस्टन ने परिवार की परिस्थिति अर्थात फैमिली स्टेटस को दूसरा महत्वपूर्ण कारक कहा। यद्यपि सह संबंध इतना सशक्त नहीं था, इतना एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं थे, इस बात के भी कुछ साक्ष्य थे कि वानगारे में आवास के निर्धारण में जातीय कारकों का भी कुछ महत्व था, यानी कि हम एक कास्ट की बात करें या एक क्लास की बात करें वो भी हमको देखने को मिल रहा था। यहाँ यह तथ्य रोचक हो जाता है कि जब इन सबको एक साथ लिया गया तो ये 3 कारक कौन कौन से, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति और जाति, वानगारे के आवासीय पैटर्न के 86% से भी अधिक को निरूपित करता है। जॉनस्टन के निष्कर्ष विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि अन्य नगरों में क्रमगुणित पारिस्थितिकी का प्रयोग करने वाले जो अन्य विद्वान रहे उनके द्वारा उनका अनुकरण किया गया है। इसलिए जॉनस्टन के द्वारा जो ये वानगेरे का एक सर्वेक्षण किया गया था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्रमगुणित पारिस्थितिकी की समालोचना भी की गई, वो भी हम लोग देखेंगे। क्रमगुणित पारिस्थितिकी की मुख्य आलोचना यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में नगरों जिनकी संस्कृति भिन्न भिन्न होती है तथा संबंध अलग अलग मूल्यों से रहा होता है, उनमें से कुछ प्रौद्योगिकी का सरोकार बहुत ही कम है, जबकि कुछ नगरों में धार्मिक मूल्य महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। तो अभी जैसे अगर हम अपने यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम अयोध्या की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें तो ये धार्मिक मूल्यों से ज़्यादा संबंधित दिखता है। कतिपय नगरों में सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, परिवार की परिस्थिति या यहाँ तक कि जाति की भूमिका अलग हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अलग अलग नगरों में भूमि प्रयोग का पैटर्न अथवा सामाजिक प्रभाव अलग अलग हो सकता है, ऐसा कह के इनको क्रिटिसिज्म भी किया गया है। कभी कभी जाति से संबद्ध सामाजिक परिस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। यूरोप, एशिया, अमेरिका में नगर निश्चित रूप से भिन्न भिन्न विशेषताओं को प्रकट करेंगे, क्योंकि अगर हम यूरोप की सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हमको पैटर्न दूसरा देखने को मिलेगा, एशिया में कुछ और देखने को मिलेगा, अमेरिका में कुछ और पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी भिन्न होती है। विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का हाल में जो प्रयोग है उसको समझेंगे। हाल के दिनों में क्रमगुणित पारिस्थितिकी और कंप्यूटर तकनीकी पर इसके जोर का अन्य अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुनः प्रयोग शुरू हो गया है। उपग्रह आधारित संचार प्रणाली और कंप्यूटर आधारित प्रौद्योगिकियों में
प्रगति ने नगरीय नीति और आयोजना के फील्ड में सहायता पहुंचाई है। तो अभी हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर तकनीकी है या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के द्वारा हम काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली या जिसे हम जीआईएस कहते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्मार्ट मानचित्र कहा जाता है। कंप्यूटर आधारित डाटाबेस का प्रयोग करके इन्हें तैयार किया जाता है। यद्यपि यह अन्य मानचित्र सपाट पृथ्वी का निरूपण है, अर्थात पृथ्वी का द्विआयामी चित्र जीआईएस जो होता है वो बेहतर परिणाम देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है अत्यंत ही सटीक, ग्राफिक और स्पष्ट रूप से पृथ्वी की वक्रता को दर्शा सकता है। हाल में नगरों की सामाजिक विशेषताओं को भी चिन्हित करने के लिए जीआईएस का भी प्रयोग किया गया है। तो अभी आप लोगों को जो मैं फर्स्ट पेज पे इमेज दिखाई थी कोलकाता सिटी का जो था, वो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने वहाँ पे क्यों मेंशन किया था। ओके, उदाहरण के लिए किसी भी इलाके का जीआईएस आधारित विश्लेषण यह दर्शा सकता है कि कितने मकान स्थायी ढांचे के हैं, कितने के लिए पानी जो है वो कितने पानी के कितने स्रोत उपलब्ध हैं, किस किस एरिया में उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें हम जीआईएस के थ्रू दे सकते हैं। तदनुरूप मकान का ढांचा का स्थायित्व जैसे सूचकों का प्रयोग करके आबादी के निर्धनता के स्तर की विवेचना की जा सकती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ हम मकान का ढांचा देख के और ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये लोग पुअर फैमिली के लोग हैं या फिर मिडिल क्लास हैं या फिर काफ़ी रिहायशी इलाके हैं। ये तो सिर्फ हम घरों का डिज़ाइन देख के, घरों का पैटर्न देख के हम समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने मेंशन किया है दोस्तों। तो अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सबसे पहले इसको क्वाइन किसने किया था, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। द टर्म factorial ecology was coined and developed by urban geographers and sociologists in the mid 1960s. It was primarily pioneered by Brian J.L. Berry and applied in famous studies such as his 1965 and 1969 works, जिसमें कि एक बुक इन्होंने यहाँ पे लिखा, आप लोग देख सकते हैं, द फैक्टोरियल इकोलॉजी ऑफ कलकत्ता। तो सबसे पहले नाम जो आता है वो ब्रायन जे.एल. बेरी का आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। द मेट्रोलॉजी बिल्ड अपॉन द अर्लियर 1950 सोशल एरिया एनालिसिस फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय एशरफ सेवकी एंड वेंडेल बेल। तो ये कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, और भी कुछ फैक्ट्स मैं लास्ट में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी। ओके, एक तकनीकी के रूप में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की समालोचना में देखते हैं। विद्वानों ने बताया है कि सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण एक तरह से नगरीय पारिस्थितिकी का निश्चित रूप से निर्धारित विषय का एक भाग था। यह फोर्डवाद के अंतर्गत औद्योगिक विनिर्माण से भी संबंधित था। 1940 के दशक में नगरीय आबादी सामाजिक विभिन्नताओं के आधार पर जोन और सेक्टर के हिसाब से व्यवस्थित थे। जैसे जैसे समय बदला, क्षेत्रक यानी कि सेक्टर और आंचलिक यानी कि जोन पृथक्करण बड़े बड़े नगरों में हमेशा नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत हम स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि हर नगर में एक जैसा हमको देखने को नहीं मिला। पहले भी शिकागो जैसे नगर में शिकागो संप्रदाय के सिद्धांतकारों ने भी लिटिल सिसिली जैसे जातीय अंतर क्षेत्र को भी देखा था। तो ये लिटिल सिसिली जो है ये आपको शिकागो सिटी का एक जातीय अंतर क्षेत्र यानी जातीय क्षेत्र का एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ये लोग रहते थे। ये आप लोगों को अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि लिटिल सिसिली क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समय बीतने के साथ और सरकार की बदलती हुई आवास नीतियों के कारण सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का तकनीकी कम उपयोगी रह गया है, अगर आज के समय में हम देखें तो। ओके, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण नगरीय भूमि प्रयोग की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है, इसलिए सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण पर आधारित अधिक परिष्कृत तकनीकों की खोज करने की आवश्यकता
महसूस की जाती है या की गई है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण उपागम की इस आधार पर भी आलोचना की गई कि इसमें सिद्धांत की कमी है। यद्यपि नगर के विभिन्न निवासी समूह की प्रमुख सामाजिक विशेषताओं की जांच करने में सफल रहा, किंतु इस बात की व्याख्या नहीं कर सकता है कि वे लोग वहाँ रहते क्यों थे। अभी ये तो हम देख सक रहे हैं कि हाँ, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं उससे कि ये लोग यहाँ पे रहते क्यों हैं। तो ये हमारा एक चूँकि सोशियोलॉजी से सब्जेक्ट टॉपिक है रिलेटेड, तो हमें जानना तो ये भी मैटर है ना कि आखिर में रहते तो हैं, लेकिन क्यों रहते हैं ये भी हमें जानना उतना ही आवश्यक है। ओके, कुछ विद्वानों ने आलोचना की कि क्रम गुणित पारिस्थितिक विश्लेषण रिहायशी विभेदीकरण की प्रक्रिया जिस तरह से विभिन्न क्षेत्र विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं उसकी संतोषप्रद व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। इसके स्थान पर उनका तर्क है कि ऐसा करने के लिए सूक्ष्म सामाजिक उपागम अपनाना आवश्यक है, जिसका केंद्र बिंदु रिहायशी इलाका और व्यक्तिगत निर्णयों तथा व्यवहार के पैटर्नों, सामान्यतः गृहस्थी के स्तर पर इसके बीच संबंध हो। तो ये सारे जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, को रिलेटेड होते हैं, तब हम मान पाएंगे कि हाँ ये रियल में ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। गृहस्थी को निर्णय लेने वाली इकाइयों के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो गृहस्थी किस तरीके की हमें दिखाई दे रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जिसकी आवास अवसरों के लिए समुचित प्रतिक्रिया पारिस्थितिक परिवर्तन के केंद्र में है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट जो है वो हम लोग फैक्टोरियल इकोलॉजी से संबंधित समझे, और यहाँ पे मैं कुछ और भी फैक्ट जो है वो मैंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग। फैक्टोरियल इकोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अर्बन सोशियोलॉजी में से हम लोग पढ़ते हैं, एंड जियोग्राफी दैट यूजेज स्टैटिस्टिकल फैक्टर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डायमेंशंस within cities. By analyzing census variables like income, education, and housing, it maps and structure pattern of residential neighborhoods कि लोग कैसे अगल बगल में लोग कैसे रहते हैं, वे लोग कौन से होते हैं, उनका क्या स्टेटस होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। Developed extensively in 1960s and 1970s, pioneered by scholars like F.L. Sweetesters and building on the work of Sevki and Bell. The approach generally reveals two or three main spatial dimensions. तो ये हम देखेंगे, पहला डायमेंशन जैसे आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आता है एजुकेशनल लेवल्स, ऑक्यूपेशनल मिक्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा हमको देखने को मिलता है। सेकेंड में हम देखेंगे लाइफ साइकिल और अर्बनाइजेशन, जिसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउस होल्ड साइज एंड फैमिली स्टेटस क्या होता है ये देखते हैं। सेग्रेगेशन एंड एथनिसिटी में हम देखेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक और इमिग्रेंट्स ग्रुप विद इन एन अर्बन एरिया। तो जो इमिग्रेंट्स आते हैं दूसरे एरिया से आके लोग एक एक एरिया में ऐसा रह जाते हैं, उधर का भी हमको स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलता है। ओरिजिनली रिसर्चर्स गैदर्ड डाटा मैट्रिसेस ऑफ स्पेशली डिफाइंड यूनिट्स सच एज सेंसस ट्रैक्ट्स एंड यूज्ड principal component analyzed to reduce the dozens of variables into a few fundamental independent factors. Today, this methodology has evolved into modern geographic information systems, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GIS कहते हैं, स्पेशियल मॉडलिंग एंड अर्बन एनालिटिक्स। तो दोस्तों आज हम लोग फैक्टोरियल इकोलॉजी के बारे में समझे, और ये कंटेंट आप लोगों को आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।